दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर अलाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए, मैं ब्रजेश सिंह आज आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल का जीके प्लस साइंस का जो क्विज़ मैंने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 8 बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर अगेन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इस राज्य में भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि हमारे इंडिया में कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र की सीमा सबसे लंबी है। ठीक, समुद्र सीमा सबसे लंबी है। तो आप देखिए, मैप बना के मैं आपको बताता हूं कि जब आप इंडिया का मैप बनाते हो, ठीक, रफली मैप मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, तो हम देखते हैं कि यार यहाँ भी मुंबई है, यहाँ पे केरल है, तो ये लंबा दिख रहा है। लेकिन नहीं, ये हम जो है गलत, तो केरल आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, गोवा भी गलत हो जाएगा, आंध्र प्रदेश भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आंसर है गुजरात। ठीक, अब कैसे, जब आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गुजरात के पास जो है ना घूमा हुआ है राउंड राउंड शेप में, तो ये घूम घूम के ना ऐसी ही चीज़ें बड़ी हो जाती हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन होता है कि कौन सा जो भाग है हमारा बांग्लादेश से बड़ा लगा हुआ, तो यहाँ पे भी हमको समझ में नहीं आता कि बांग्लादेश से हमारी सीमा सबसे बड़ी है, बांग्लादेश से थल सीमा सबसे बड़ी है, और लेकिन हम लगा देते हैं चीन, क्योंकि चीन देखने में लंबा लगता है। लेकिन नहीं, बांग्लादेश के पास राउंड राउंड शेप में है, घुमावदार है, इसलिए वो सबसे लंबा होता है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सीमा जो है सबसे लंबी है, तटीय सीमा समुद्र तट से सबसे लंबी है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश भारत का डैश विशालतम राज्य, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश जो है किस नंबर का एरिया वाइज बड़ा आता है भारत में। तो आपको जैसा पता होगा, सबसे पहले नंबर पे है राजस्थान और सेकंड नंबर पे है मध्य प्रदेश, जो कि मैंने आपको, अगर आपने मेरा भूगोल का डिटेल पार्ट देखा होगा उसके अंतर्गत ये मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि जो मध्य प्रदेश है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड पोजीशन रखता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। असीरगढ़ का किला, ये एमपी का क्वेश्चन है, क्योंकि आप एमपी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, मिनिमम 5 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि असीरगढ़ का किला निम्न किस जिले में स्थित है। असीरगढ़ का किला बहुत ही फेमस है और ये किला जो है आपका कहाँ पे है, बुरहानपुर के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बुरहानपुर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसका कार्यकाल कितने साल के लिए होता है, उसका टेन्योर कितने साल के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 ईयर्स। 5 साल के लिए जो भारत में राष्ट्रपति है वो 5 साल के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अभी हमारे प्रणब मुखर्जी हैं, उनका भी टेन्योर खत्म होने वाला है, इसलिए जो है कोविंद जी को, जो कि बिहार के पहले गवर्नर रह चुके हैं, तो उनको जो है बनाने की बात चल रही है यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। एक क्वेश्चन आजकल और पूछा जा रहा है कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति होता है और इंडिया का होता है, तो इंडिया के राष्ट्रपति, मतलब एक ही राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो इंडिया में कोई लिमिट नहीं है, वो कितने बार भी लड़ सकता है उसी पद के लिए। लेकिन अगर बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका में जो 2 बार ही के लिए बस, मतलब एक व्यक्ति 2 बार ही जो है आपका राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे कि बराक ओबामा जी हैं, तो 2 बार बस, उसके आगे फिर नहीं बन सकता। ये जो है अमेरिका के संविधान में है, और हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि एक व्यक्ति चाहे जितनी बार भी वो राष्ट्रपति बन सकता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश के भारत की राजधानी नई दिल्ली ले जाने के बाद भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या थी। यानी कि ब्रिटिश ने जब राजधानी दिल्ली ले गया था, अब दिल्ली के बाद ठंड के समय में राजधानी कहाँ जाएगी। तो देखिए ऑप्शन, देखिए नैनीताल है, शिमला है, देहरादून है और मसूरी है। तो देखिए गर्मी के समय में वो ऐसी जगह ले जाएंगे जो थोड़ा ठंडा रहता हो, ठंडा प्रदेश रहता हो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है अंग्रेजों को, है ना। तो यहाँ पे आंसर होगा शिमला। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। लेकिन अब आप लोगों के लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में भी मैंने क्वेश्चन पूछा था, आप लोग कमेंट करके आंसर बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो इसका भी आपको आंसर बताना है। आंसर ये है कि भारत जो था, भारत की राजधानी दिल्ली कब ले गए थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप विकिपीडिया नेट से भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता है, और पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल एग्जाम का लेवल हाई हो रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, वो किस आर्टिकल के तहत गठित किया जाता है। तो देखिए निर्वाचन आयोग है, यानी कि वो क्या कर सकता है, 3
2 4, आंसर पहले देख लीजिए फिर इसकी ट्रिक बताता हूं याद करने का। 3 2 4 ठीक आंसर है, मतलब 324 आर्टिकल के तहत जो है इसका गठन किया जाता है। तो इसको अब याद कैसे रखेंगे, 3 और 2 को आप जोड़ते हो तो 5 हो जाएगा, लेकिन निर्वाचन आयोग कुछ भी कर सकता है, ठीक है, निर्वाचन आयोग के हाथ में सब कुछ रहता है। तो वो क्या 3 और 2 4 भी कर सकता है, वो जरूरी नहीं कि 5 ही हो, 3 और 2 4 भी कर सकता है। तो इसको हम ऐसे याद रखेंगे, 3 और 2 को मिला के वो 4 कर देता है निर्वाचन आयोग। तो 3 2 4 यानी कि 324 आर्टिकल के तहत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 1955 में सर्वप्रथम किसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास सुमित्रानंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, उसके बाद है हरिवंश राय बच्चन और मुंशी प्रेमचंद। तो इसका आंसर है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के लिए अकादमी पुरस्कार दिया गया था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आजादी के बाद पहली बार कौन सा भाषाई आधार पर गठित किया गया था राज्य। तो देखिए इसका आंसर पहले बताते हैं, आंसर है आंध्र प्रदेश। सबको पता होगा लेकिन इसके पीछे की थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। डिटेल क्या है तो बताता हूं। 1952 की बात है, इस समय एक आयोग था, उसका गठन किया गया था जेबीपी आयोग की बात चल रही है। जेबीपी आयोग यानी कि ये जबलपुर आयोग नहीं है, इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। ये 3 लोग के नाम की कमेटी थी, 3 लोग इनके मेंबर थे। इनके द्वारा जो है कमेटी बनाई गई और इसमें इन्होंने बोला कि भाषाई आधार पे बनाना जो है गलत बात है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर सब स्टेट भाषाई आधार पे बढ़ जाएंगे तो कोई व्यक्ति अदर स्टेट में काम ही नहीं कर पाएगा। जैसे मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु के हैं, कहीं भी मतलब साउथ के हैं जहाँ पे हिंदी नहीं चलती, और वो व्यक्ति नॉर्थ में आके नौकरी करने लगे और नॉर्थ में मान लीजिए कहीं हिंदी चल रही है तो वो नहीं कर पाएगा जॉब, या नॉर्थ वाला कोई साउथ में चला जाए तो वो नहीं कर सकता था जॉब। तो अगर भाषाई आधार पे सब बढ़ जाएंगे तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस पे जो है इसको बोला गया कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आंध्र प्रदेश की बात चले तो वहां पे एक थे रामाल्लू करके एक व्यक्ति थे जो कि इस पक्ष में नहीं थे। उन्होंने बोला कि नहीं हमको भाषाई आधार पर बांटना है। उन्होंने 58 डेज 58 दिनों का जो है भूख हड़ताल पे बैठ गए वो 58 दिनों का, और 58 दिनों तक आमरण बिल्कुल, उसने ना पानी पिया ना खाना खाया, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब उनकी जब मृत्यु हो गई तो उस पर जो है आंध्र प्रदेश बहुत ही भड़क गया, जन आक्रोश हो गया, आंदोलन होने लगा, ये सब होने लगा। तो इसके बाद सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि चलो ठीक है इतना हंगामा हो रहा है तो इसको बना देते हैं। तो 1953 में सबसे पहले आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर बांटा गया। तो इसके पीछे की हिस्ट्री ये थी जो आप लोगों को मैंने बताया। तो डेट भी याद रखना है, विथ डेट भी पूछ सकता है कि किस सन में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश बना। तो 1953 में। आयोग 52 में गठन हुआ था, ठीक है, जेबीपी आयोग भी था, इसके पहले और भी आयोग बने हैं, ठीक। जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था इस टाइप से कई आयोग बने हैं, लेकिन आपको जेबीपी आयोग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेबीपी आयोग किससे रिलेटेड है, तो क्षेत्र जो राज्यों का पुनर्गठन था उससे रिलेटेड है जेबीपी आयोग। जेबीपी आयोग का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारमैया। चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। भारतीय सेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है, जनरल, फील्ड मार्शल या मेजर जनरल या ब्रिगेडियर जनरल। तो इसका आंसर है आपका फील्ड मार्शल। फील्ड मार्शल जो है सर्वोच्च पद होता है भारतीय सेना का, आर्मी की बात चल रही है, ठीक। तो फील्ड मार्शल इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि किस क्रिकेटर को दी वॉल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि दीवार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, इसका आंसर है राहुल द्रविड़, क्योंकि टेस्ट मैच में आपने देखा होगा और अगर राहुल द्रविड़ एक बार खड़े हो गए तो उनको आउट करना बहुत ही मुश्किल है, चाहे वो शोएब अख्तर हो चाहे ब्रेटली हो। तो इसलिए जो है इनको द बॉल की उपाधि दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक, तो इसका उसने सीधे से क्वेश्चन पूछा है कि सेबी का आपको फुल फॉर्म बताना है। तो सेबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हैदर अली की बात करते हैं। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन था, तो हैदर अली का उत्तराधिकारी था टीपू सुल्तान। हैदर अली का उत्तराधिकारी कौन हो गया, टीपू सुल्तान। उद्बोधन किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पीएससी लेवल का भी क्वेश्चन इसको आप बोल सकते हो, ये पीएससी तक में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो उद्बोधन जो है ये किसकी लिखित रचना थी, ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, बिपिन चंद्र पॉल या एनी बेसेंट या स्वामी विवेकानंद। तो ये रचना है आपकी स्वामी विवेकानंद जी की।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल उतार लीजिए, ये क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत ही संभावना है। अगला क्वेश्चन है कि हेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए दो लोग आए थे जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक हेनसांग और एक फाहियान। पहले फाहियान का बताता हूं। फाहियान जो थे चंद्रगुप्त के शासनकाल में आए थे, ठीक है, और हेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। इसको ऐसे याद रखिए, हा से हेनसांग और हा से हर्षवर्धन, हा से हेनसांग और हा से हर्षवर्धन। तो बस इसको आप याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसने अभी हेनसांग का पूछा है, कब आने वाले समय आपको फाहियान का पूछ ले। ठीक, दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा ऐसा अभ्यारण्य है जिसमें कई रॉक आश्रय हैं। ठीक है, रॉक को जो है मतलब पहाड़ के आश्रय बताए गए हैं। तो देखिए इसका आंसर पहले बताता हूं फिर ट्रिक बताऊंगा। आंसर है नरसिंहगढ़। ठीक है, अब इसको ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं, थोड़ा सा धार्मिक बनना पड़ेगा इसको ट्रिक याद करने के लिए। आपने नरसिंह भगवान के बारे में सुना होगा, नरसिम्हा जिनको कहा जाता है। तो वो कैसे प्रकट हुए थे, वो एक दीवाल में से निकले थे, यानी कि दीवाल भी एक तरीके का समझ लीजिए रॉक है। तो वो रॉक को फाड़ के निकले थे, तो दीवार में से निकले थे। तो यहाँ पे भी क्या, उनने दीवार में जो है अपना आश्रय बना के रखा था, दीवार में पहले से ही छुपे हुए बैठे थे। तो क्या हो गया, यहाँ पे रॉक में पहले से ही वो आश्रय लेके बैठे थे। तो अब रॉक में से कौन निकलेगा भाई, नरसिम्हा ही निकलेंगे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरसिंहगढ़। यानी कि ये जो रॉक वाला आश्रय जो अभ्यारण्य है वो कहाँ हो जाएगा आपका, नरसिंहगढ़ के अंतर्गत हो जाएगा। तो इसका आंसर है नरसिंहगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि लगभग 10 लाख बाइट्स, बाइट्स की बात चल रही है, ठीक है, नॉट बिट की बात चल रही है। एक बिट बराबर 8 बाइट होता है, ये याद रखिएगा, ये मैं लिख देता हूं आपको, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। एक बिट बराबर होता है 8 बाइट के, ठीक, 8 बाइट के बराबर होता है। और 4 बाइट मतलब 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है कि 4 बिट बराबर क्या होता है। तो 4 बिट बराबर होता है 1 निब्बल, और 1 बिट मतलब 8 बिट, सॉरी 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। 8 बिट बराबर होता है 1 बाइट। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 लाख बाइट्स की बात चल रही है, बिट की बात नहीं चल रही है, 10 लाख बाइट्स की बात चल रही है, यानी कि लगभग 80 लाख बिट्स हो जाएंगे। तो वो किसके बराबर होगा, किलोवाट के बराबर होगा, किलोबाइट के बराबर होगा, या गीगाबाइट के बराबर होगा, या मेगाबाइट के बराबर होगा, या टेराबाइट के बराबर होगा। तो बता देता हूं, केबी, किलोबाइट। तो किलोबाइट क्या होता है कि जब 1024, ठीक है, लिख देता हूं मैं आपको, कि जब आपका 1024 है ना, 1020 आपके जो है बिट मिलेंगे, ठीक, सॉरी केबी मिलेगा, बिट मिलेगा, तो 1 केबी बनेगा। तो देखिए ये केबी से ज्यादा होगा। और फिर इसके बाद क्या होगा कि 1024 जब आपका एमबी में जाएगा, मतलब इतने केबी हो जाएगा, तो 1 एमबी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 10 लाख बाइट्स है, तो लगभग जो है ये मेगाबाइट में चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका मेगाबाइट, जिसको या एमबी के नाम से भी हम जानते हैं। फिर एमबी से जब ऊपर बढ़ेगा तो आपका जीबी आएगा, यानी गीगाबाइट आएगा, और जीबी से ऊपर जब हम बढ़ेंगे तो टेराबाइट आएगा, जिसको हम टीबी बोलते हैं। तो याद रखिएगा इसको, सबसे पहले होता है बिट, फिर होता है किलोबाइट, फिर होता है मेगाबाइट, फिर होता है गीगाबाइट, और फिर होता है टेराबाइट। इसके आगे भी बहुत सीरीज है, लेकिन अभी हमको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि अपश्रव्य ध्वनियां क्या होती है। अपश्रव्य का मतलब होता है जिस ध्वनि को हम सुन नहीं सकते, यानी कि ह्यूमन बीइंग जिस ध्वनि को नहीं सुन सकती, कुछ एक फ्रीक्वेंसी होती है। देखिए ह्यूमन कितना तक सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनियां जो है ह्यूमन सुन सकता है। अब अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि हो जाएगी तो उसको भी नहीं सुन पाएगा, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि हो जाएगी तो उसको भी नहीं सुन पाएगा। तो इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको आप लगा सकते हो। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 20 हर्ट्ज जो है इससे नीचे की जितनी भी ध्वनि होगी आप इसको नहीं सुन पाओगे। ठीक है, जानवर सुन लेते हैं, जैसे कुत्ते हो गए, ये सब जो है इसको सुन लेते हैं। ठीक, और एक सुपरसोनिक होता है जो कि आपका इससे ऊपर हो जाता है, उसको भी हम नहीं सुन सकते, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियों को जो है अश्रव्य ध्वनि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि फसल की वृद्धि से पहले का चरण है, यानी कि फसल की वृद्धि या फसल को जो बढ़ता है फसल, उससे पहले की इनमें से कौन सी एक चरण है, कौन सा एक प्रोसेस है। तो वो देखते हैं स्टेप। मृदा में पोषक होना चाहिए, मृदा में पोषक तो होना चाहिए, तो है ही, लेकिन यह आंसर नहीं होगा। मृदा ना तो अम्लीय और ना तो क्षारीय होना चाहिए, मृदा में पर्याप्त मात्रा में पोषक होना चाहिए, मृदा को जोतने के द्वारा
अच्छी मतलब जोतने के द्वारा अच्छी तरह से तैयार कर देना चाहिए। तो देखिए क्या होगा कि जब भी आप कोई खेती करते हो, फसल में कुछ बोना है, तो मृदा को सबसे पहले मिक्स करना बहुत जरूरी है। तो खेत की जो जुताई होती है ट्रैक्टर से वो इसीलिए होती है कि मृदा ऊपर नीचे हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छी तरह से। तो जब मृदा मिक्स हो जाएगा तो उसके पोषक तत्व भी मिक्स हो जाएंगे, सभी चीज अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा, तो आपका फसल जो है बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, कि मृदा को जोतने के द्वारा अच्छी तरह से तैयार कर लिया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि पद जरी, मतलब जरी की बात चल रही है, जरी किससे है? तो जरी जो है आपने सुना होगा, देखिए ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया है कि कपड़े से रिलेटेड है, क्योंकि पूरे ऑप्शन कपड़े में, कपड़े में बुने गए धातु के धागे, कपड़े में बुने गए रेशम के धागे, कपड़े से जुड़े मोती, कपड़े से बुने गए सूती धागे। अब जैसे कि आपने देखा होगा, लेडीज को अधिकतर सुना होगा, आपने अपनी मम्मी वगैरह को बात करते सुना होगा कि यार मुझे जड़ी वाली साड़ी खरीदना, जिसमें जड़ी हो, सोने की जड़ी हो, चांदी से जड़ी की हुई हो। तो इसमें क्या रहता है कि किसी धातु के जो है तार से आपके बुन दिए जाते हैं। जैसे कपड़े में अब लोहे से तो बुनेगा नहीं है ना, कॉस्टली में क्या होगा, या तो गोल्ड से कर देगा या चांदी से कर देगा, और ज्यादा महंगा बनाना होगा तो गोल्ड के साथ उसमें डायमंड को भी मिक्स करता जाएगा, है ना, प्लेटिनम से कर देगा। तो ये जो हम सुनते हैं ना कि साड़ी यार 1 करोड़ की साड़ी, नीता अंबानी की बेटी ने 5 करोड़ की साड़ी पहनी, तो इस सब में यही रहता है, या तो गोल्ड रहेगा या प्लेटिनम रहेगा, ये सब जो है इसकी जड़ी की जाती है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कपड़े में बुने गए धातु के धागे। ठीक, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सूर्य का वास्तविक प्रतिबिंब इसके द्वारा बनता है। अब देखिए इसमें बस उसने सूर्य डाल के आपके क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा घुमा दिया कि आप कंफ्यूज हो जाओ। सूर्य हो चाहे उसकी जगह पे चांद भी होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसने बस पूछा है कि वास्तविक प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है, किस मिरर के अंतर्गत बनता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स मिरर यानी कि अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, लोहे या तांबे की चम्मच पर विद्युत लेपन के दौरान क्या होता है? यानी कि लोहे का है या तांबे का कोई चम्मच है, उसके ऊपर अगर आपने विद्युत लेपन कर दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दी उसकी, तो उसमें क्या होगा? तो इसके दौरान जो होता है, इसके दौरान हमेशा कैथोड का जो मान है या द्रव्यमान है वो हमेशा घटता है, बढ़ता कभी नहीं है। याद रखिएगा, कभी इसका मान बढ़ेगा नहीं, इसका मान घटेगा। तो आंसर हो जाएगा कैथोड का द्रव्यमान जो है घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक नैदानिक थर्मामीटर का तापमान क्या है? एक क्लिनिकल थर्मामीटर की बात चल रही है कि वो किस के बीच में टेम्परेचर नापता है। तो वो जो है आपका 35 डिग्री सेल्सियस है। देखिए अब इसमें फ़ारेनहाइट में नहीं दिया है कि 105 108 तक जाएगा, ये याद रखिएगा, ये इसने डिग्री में दिया है। तो डिग्री में दिया है तो क्या हो जाएगा, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री तक के टेम्परेचर को ये आपका नाप सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि इसका प्रयोग करके घर्षण को कम किया जा सकता है। मतलब इनमें से आप किस चीज का प्रयोग करोगे कि घर्षण आपका कम हो जाएगा? ऑयल या ग्रीस या पाउडर या सभी? तो देखिए आप तेल को कहीं रख दोगे तो भी घर्षण कम हो जाएगा, आप फिसल जाओगे, तो ये भी सही है आंसर। ग्रीस तो मतलब होता ही है यूज, ट्रकों गाड़ियों के चक्कों में लगाया जाता है, वॉल बेयरिंग में लगाया जाता है ताकि वहां फ्रैक्शन कम हो जाए। पाउडर का भी यूज कर सकते हो आप फ्रैक्शन हटाने के लिए। तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की गतिशील जीवित सत्ता क्या है? यानी कि पृथ्वी में जो गतिशील है और हमेशा जीवित सत्ता में रहती है, हमेशा दरपतर जीवित सत्ता में है। तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन भी दिया है मानव, तो मानव नहीं होगा। ठीक, मानव का नहीं होगा, क्योंकि मानव की जो है एक आयु सीमा निश्चित है, वो हमेशा के लिए जीवित भी नहीं रहते और ज़्यादा गतिशील नहीं है वो। इसके अंतर्गत वन आएंगे आपके। वन, एक पेड़ लगाइए, वो 100 150 200 साल, कई सालों तक वो जीवित रहता है और हमेशा गतिशील रहता है, हमको ऑक्सीजन देता है, हमारा जीवन भी उसी से चलता है। तो इसलिए वृक्ष लगाएं हमेशा, कम से कम अपने पूरे जीवन में 2 से 3 वृक्ष लगाएं और उसको सेवें। किसी भी वृक्ष को लगाएं, ये नहीं कि आज हमने लगा दिया कल से खत्म काम। मिनिमम 2 साल उस पर टाइम दीजिए, 2 साल उसको बड़ा कीजिए, 2 साल के बाद छोड़ दीजिए, वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन 2 साल उस पर आपको ध्यान देना है कि कोई गाय ना खा जाए, थोड़ा सा पानी डालते रहिए उसको गर्मी के समय में। 2 साल के बाद जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, 2 साल के बाद अपने आप वो ग्रो करने लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। एक क्वेश्चन और पिछले पार्ट में मैंने बताया था वन से रिलेटेड कि ग्रीन लंग्स किसे कहा जाता है, हरा फेफड़ा किसे कहा जाता है? तो हरा फेफड़ा भी जो है वनों को कहा जाता है, क्योंकि ग्रीन है और वो आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। इसलिए पेड़ों को मत काटिए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक परिवर्तन में होने की संभावना क्या क्या है? यानी कि कोई भी आप केमिकल कुछ करते हो तो उसमें कुछ रिएक्शन होता है, तो इन ऑप्शन में से क्या क्या हो सकता है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन, मात्र रंग में परिवर्तन, मात्र तापमान में परिवर्तन, मात्र गैस का निकास, या इनमें से सभी या कोई एक। तो
तो देखिए आप कोई भी केमिकल कुछ करते हो तो देखिए या तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा या उसका कलर चेंज हो जाएगा या कुछ विषैली गैस भी निकल सकती है, कुछ अच्छी गैस भी निकल सकती है, मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, या तीनों एक साथ हो जाए, कलर भी चेंज हो जाए, गैस भी निकल जाए और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाए। तो ऑप्शन इसका डी ही जाएगा, या तो सभी हो जाएंगे और नहीं तो इनमें से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी या कोई कोई एक। अगला क्वेश्चन, क्या पौधे सांस लेते हैं, यदि हां तो कैसे लेते हैं? ठीक है, बनी सी बात है, पौधे सांस लेते हैं, उन्हीं के कारण तो हमको ऑक्सीजन मिलता है। तो पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं वातावरण से और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये बचपन से हमने पढ़ते आए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हां कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, लेकिन ये प्रोसेस बस दिन में होती है। आपने सुना होगा अपने फादर से, बड़े बुजुर्गों से, अपने दादाजी से कि बोलते हैं कि रात में पेड़ के नीचे मत सोना। क्यों नहीं सोना? क्योंकि रात में जो है प्रोसेस उल्टी हो जाती है पेड़ की। रात में पेड़ ऑक्सीजन लेता है और आपका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लगता है, इसलिए रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। दिन में वो उल्टा काम करेगा, आपको ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वे सूक्ष्म जीव जो मृद वनस्पति और पशुओं को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं उसको क्या कहते हैं? देखिए अब क्या होता है कि जैसे कोई लाश पड़ी है या कोई मर गया है, कोई कुत्ता जानवर मर गया, तो आप देखेंगे कुछ दिन में अपने आप जो है वो जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा नष्ट हो जाता है, उसको खा जाते हैं, अपने आप कीड़े हो जाते हैं। तो वही पूछ रहा है कि वो मतलब वो कहलाते क्या हैं? तो वो जो है वो कहलाते हैं आपके अपघटक। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो ये याद रखिएगा, उनको हम अपघटक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्न कथनों में से गलत कथन को आपको पहचानना है। पहला देखते हैं ऑप्शन क्या जा रहा है कि विद्युत आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये गलत नहीं है, ये सही है। आवेश का स्थानांतरण केवल तब तक हो सकता है जब आवेशों के अभिन्न गुणज इलेक्ट्रॉनों द्वारा धारण होते हैं। ठीक, अगला ऑप्शन देखते हैं, वायुमंडल में आवेश अंतर्विष्ट होते हैं। अगला, आवेशों के कारण उत्पन्न धारा को मापने का एक उपकरण विद्युतदर्शी है। यही ऑप्शन एक गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप से आप जो है आवेशों से उत्पन्न धारा को नहीं माप सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब आपका एक क्वेश्चन बन गया यहाँ पे कि इलेक्ट्रोस्कोप करता क्या है, ये आप कमेंट करके बताएंगे आपको कि इसका काम ओरिजिनल क्या है, ये कथन क्यों गलत हुआ, ये बताइए। नेट पे सर्च कीजिए, बुक में देखिए। देखिए मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ तो इसके पीछे बहुत बड़ा राज है, रीजन ये है कि क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूँ, आप उसको सर्च करोगे तो वो आपके माइंड में ज्यादा समय तक बना रहेगा। आपसे अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगा तो आप नेट का सहारा लोगे या बुक में पढ़ोगे। एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, क्योंकि आपको कमेंट करना है, कहीं गलत कमेंट ना हो जाए। एक बार पढ़ोगे, एक बार आप लिखोगे, तो उससे वो आपको याद हो जाएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन पूछता हूं। तो जो लोग क्वेश्चन का जवाब देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं देखा है, कुछ ही सिंसियर बच्चों को देखा है। मुश्किल से 40 to 50 बच्चे हैं जो हमेशा कमेंट करते हैं और आंसर देते हैं, बाकी लोग तो बस व्यू करते हैं। तो जो आंसर देते हैं उनका तो पक्का सिलेक्शन होगा, और जो नहीं कर रहे हैं सिलेक्शन उनका भी होना चाहिए। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि थर्मामीटर का वह हिस्सा जो पारा के स्तर को नीचे नहीं गिरने देता है, यानी कि आप आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं थर्मामीटर, लेकिन जो पहले आपने देखा होगा पारा वाला, जिसको ऊपर लाइट में करके देखना पड़ता है कि कितना पारा टेम्परेचर बढ़ा, तो उसमें एक नीचे एक पॉइंट देखा होगा आपने, उससे नीचे पारा कभी नहीं जाता। आप उसको कितना भी झटकार लो, बर्फ में रख लो, कुछ भी कर लो, उससे नीचे पारा नहीं जाएगा। तो उस पॉइंट का वो नाम पूछ रहा है कि उस पॉइंट को कहते क्या है? तो उस पॉइंट को कहते हैं किंक। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? किंक कहते हैं। याद रखिएगा, उस पॉइंट को बोलते हैं किंक, जिसके नीचे पारा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर जो कि मैंने आपको बताए। अब आप लोगों का काम है यहाँ पे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite, इसको भी लाइक कीजिए। और यहाँ पे वीडियो में आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पा रहे होंगे, तो उस नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं, और प्रीवियस जैसे ही अपलोड होगा पार्ट, वो लिंक एक्टिवेट हो जाएगी तो आप उसको भी देख पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।